तो आप लोगों को फिर से मैं अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर में स्वागत करता हूं। मैं राजकुमार प्रसाद, पीजीटी ज्योग्राफी, और मैं आज आपको 12th क्लास का एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है, पार्ट 1 बुक जो है, उसको मैं कंप्लीट आज करवाने का प्रयास करूंगा। उसमें से लगभग 5 क्लास हो चुके हैं और कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ थ्योरी भी बताई गई है, ऑडियो क्लास भी बताया गया है, कुछ वीडियो क्लास हैं, कुछ लाइव में है। तो सारा कम्युलेट करके देखते हैं तो बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या हो चुके हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल का मूल सिद्धांत एक किताब है, पार्ट 1 है, 12th क्लास का भूगोल का पार्ट 1 है। अब उसमें से जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसमें अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, जो मैं अपने चैनल में क्या क्या बता चुका हूं। ठीक है, तो पीछे जो कमियां होंगी उसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा, जो चीज नहीं बताई जा सके होंगे उसको। तो पहला हम लोग इसमें कंप्लीट अभी किए हैं, वो था कि मानव भूगोल का उद्भव कैसे हुआ। मानव भूगोल का उद्भव ये मैं पिछले कक्षाओं में बता चुका हूं, आप पीछे वीडियो जाके देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो चीज बताए हम लोग कि जब उद्भव हुआ तो मानव भूगोल में द्वैतवाद, मानव भूगोल में या भूगोल में, ठीक है, भूगोल में द्वैतवाद, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी। अगला जो हम लोग देखे हैं, क्या कौन सा क्वेश्चन देखे हैं, हम लोग प्रश्न देखे हैं, तो वो है आपका मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अगला है और क्या देखे हैं, तो द्वैतवाद हुआ तो उसमें फिर कुछ चीजें आई। ठीक है, द्वैतवाद में जैसे कि निश्चयवाद, निश्चयवाद भी हम लोग कर चुके हैं। संभववाद ये भी हम लोग कर चुके हैं। निश्चयवाद संभववाद में अंतर ये भी कर चुके हैं। ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण ये कर चुके हैं, प्रकृतिकरण ये कर चुके हैं। प्रकृति का मानवीकरण ये भी हो चुका है, प्रकृति का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं वो है मानव भूगोल के कुछ उपागम। ठीक है, परीक्षा में ये आता है, देख लीजिएगा आप, ये मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए कंप्लीटली क्लास है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये आपको इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतने प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन से आता है। ठीक है, उपागम अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, तो हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सारे लोग इसको देखेंगे वीडियो को। ठीक है, तो सबको देख लिए सब, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग करना क्या है। तो मानव भूगोल के प्रमुख उपागम, हेडिंग डालिएगा आप लोग, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम, मानव भूगोल के उपागम। तो इस चैप्टर के अधीन हम लोग क्या आज देखने जा रहे हैं, मानव भूगोल के उपागम। मानव भूगोल के उपागम। ठीक है, मानव भूगोल के उपागम। अब देखिए कि इसमें जो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उपागम हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि मानव भूगोल का उपागम से समझते क्या हैं आप, या आखिर है क्या। ठीक है, उपागम मतलब होता है आपका संकल्पना, विचारधाराएं, ठीक है ना, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में मानव भूगोल में बहुत सारे उपागम दिए गए हैं। तो मानव भूगोल के कुछ उपागम हैं, उन उपागमों को आप लिख लीजिए। ठीक है ना, लिखिए इसके नीचे, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं।
आप लोग लिख लीजिएगा, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। अब वो कौन कौन है सो देख लीजिए। ठीक, पहला जो है वो है अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण और विवरण, अन्वेषण और विवरण है, ये पहला उपागम हो गया। ठीक है, दूसरा जो है वो है प्रादेशिक विश्लेषण। दूसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है। तीसरा है क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन, ठीक है। और चौथा है स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। स्थानिक संगठन, ठीक। एक और है, दो और हैं, जैसे एक है मानवतावादी, मानवतावादी, मूलवादी और व्यवहारवादी। ठीक है ना, तो एक और है, उसको भी आप लोग कर लेंगे। मानवतावादी, मूलवादी और व्यवहारवादी। ये उपागम है तीनों। ठीक है, मानवतावादी, मूलवादी और व्यवहारवादी। ठीक, ये आगे चलकर हैं। ठीक है ना, मानवतावादी, मूलवादी नहीं, इसको अमूलवादी बोलते हैं, रेडिकलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं, अमूलवादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधारा। ठीक है ना, तो इसमें अब देखेंगे, और लास्ट में एक आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पहला विचारधारा, दूसरा उपागम, तीसरा उपागम, चौथा उपागम और ये पांचवा उपागम। एक और है, एक और है, इसको बोलते हैं उत्तर आधुनिकवाद। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, पोस्ट मॉडर्निज्म इंग्लिश में, पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी, उत्तर आधुनिकवाद। तो ये 6 उपागम आपके हैं मानव भूगोल में, पहला चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, अब इन चीजों में क्या क्या चीजें की गई हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या क्या चीजें। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं। मिटाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये आपके कुछ उपागम हो गए हैं। उसके बाद मैं एक एक करके बात करूंगा, आप लोग लिखते जाइएगा, एक एक करके सभी पे मैं बात करता हूं। पहला आते हैं, पहला नंबर पर वो है अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण और विवरण, अन्वेषण और विवरण, अन्वेषण और विवरण। ठीक है, देखिए है क्या, जब मानव अपना विकास करने का प्रयास किया तो उसमें अलग अलग चीजों का खोज करने का वो अपने से जिज्ञासा बढ़ा कि ये क्या चीज होती हैं, नहीं होती हैं। जब आरंभ में मानव मानव भूगोल का जब विकास हुआ, ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है कि इस कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो मानव भूगोल के इस उपागम का विकास कहाँ हुआ, कब हुआ, इस पे हम लोग देखते हैं। तो जब आरंभिक उपनिवेश का युग था, है ना, आरंभिक उपनिवेश, जो अर्ली
कॉलोनिज्म का एज था, जिस समय पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, ब्रिटेन थे, पुर्तगाल थे, स्पेन थे, उसके जो नागरिक थे वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके क्या करते थे, खोज करते थे अलग अलग चीजों का, तो उसी को बोले अन्वेंशन। ठीक है, तो उसी समय इसका विकास हुआ। भूगोल में इस संकल्पना का विकास उसी समय हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मानव भूगोल के इस उपागम का विकास आरंभिक उपनिवेश युग में हुआ। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इसका विकास कब हुआ, तो आरंभिक उपनिवेश युग में हुआ। ठीक है ना, जहां साम्राज्यवादी एवं व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, है ना, जहां साम्राज्यवादी और व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से क्या किए गए, नए नए क्षेत्रों का खोज किया गया। नहीं, अलग अलग जो थे उस समय कि हमको उस देश में जाके अपना उपनिवेश बनाना है, ठीक है ना, या फिर कुछ खोज करना है। जैसे उस समय पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारतीय खोज पे निकले, स्पेन के कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका खोजे। तो वो जो दौर था उसी समय अन्वेंशन और विवरण का दौर कहलाया और मानव भूगोल की उपागम के रूप में इसका विकास हुआ। ठीक है ना, तो इसको अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं इसमें आपको लिखना क्या है। हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए, मानव भूगोल के इस उपागम का विकास, मानव भूगोल के इस उपागम का विकास आरंभिक उपनिवेश युग में, आरंभिक उपनिवेश युग में हुआ, जहां साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी मतलब साम्राज्य का विस्तार करना एक देश के द्वारा दूसरे देश में भी नहीं, जहां साम्राज्यवादी एवं साम्राज्यवादी एवं व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, ना, साम्राज्यवाद यानी अपना साम्राज्य फैलाने के उद्देश्य से और व्यापार करने के उद्देश्य से नए नए खोज, नए नए स्थलों का खोज किया जाने लगा। लिखिए, जहां साम्राज्यवादी एवं व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से नए नए क्षेत्रों में खोजों एवं अन्वेषण का कार्य को प्रोत्साहित किया गया तथा खोज एवं अन्वेषण से प्राप्त, तथा खोज एवं अन्वेषण से प्राप्त विश्व के सूचनाओं एवं ज्ञान को तत्कालिक भूगोलवेताओं द्वारा मानव भूगोल के तहत, मानव भूगोल के तहत उनका वर्णन किया गया, है ना। तो जो भी चीज खोज से प्राप्त हुए तो मानव भूगोल के तहत उस समय के जो तात्कालिक भूगोलवेता थे उनको मानव भूगोल में वर्णन करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये क्या था, इसमें दो चीजें उभर कर सामने आई। ठीक है, पहला क्या चीज आया सब, पहला चीज क्या उभर कर सामने आया कि इसका विकास कब हुआ, तो इसका विकास हो गया आरंभिक उपनिवेश युग में हुआ, आरंभिक उपनिवेश युग में। ठीक है, चलो भाई, आरंभिक उपनिवेश युग में जिस समय ब्रिटेन के पश्चिमी यूरोप के देश सारे लोग अपना खोज कर रहे थे, तो उसी समय हुआ। अब इसमें क्या क्या चीज की गई, क्या उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य को पूर्ति के लिए किया गया, तो पहला क्या था, ठीक है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया, ठीक है ना, तो पहला था आपका साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी विस्तार और व्यापारिक विकास। ठीक है, इसके लिए क्या क्या किए गए, तो नए नए, इसके लिए नए नए स्थलों की खोज की गई, नए नए अन्वेषण, खोज और विवरण का कार्य किया गया, विवरण का कार्य।
ठीक है, ये हो गया आपका फ्लो चार्ट। इस तरह से कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। ठीक है, और जब वो खोज प्राप्त हुआ, विवरण का कार्य हुआ, तो ये जो कार्य था इसी को तात्कालिक भूगोलवेत्ता लोग क्या किए, उस समय समकालिक बोल सकते हैं हम लोग, समकालिक भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल में इसका वर्णन करने लगे। तो जो अभी आपको मैं लिखवाया उसके नीचे इस फ्लो चार्ट को आप बना लीजिएगा, तो समझने में चीजें आसान होंगी। ठीक है, जिस तरह मैं क्लास में करवा रहा हूं उसी प्रकार मैं यूट्यूब में भी आपको बता रहा हूं। जो बच्चे किसी भी कारण से नहीं आ पाए हैं स्कूल, ठीक है, या फिर वो चाहे वो मेरे विद्यालय के बच्चे हों या फिर झारखंड के किसी भी स्कूल के बच्चे हों, अगर उनके तक जा रही है ये वीडियो तो ये काफी लाभदायक होगा, क्योंकि इस चैप्टर का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन है जिसको बताना थोड़ा सा ये रहता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। ये एक अप्रोच था, ह्यूमन ज्योग्राफी का ये मेन अप्रोच था। उपागम मतलब अप्रोच। ठीक है, इसको देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है। पहला उपागम था ये, अब दूसरा उपागम पे बात करते हैं, और दूसरा उपागम है आपका प्रादेशिक विश्लेषण। इसको कर लीजिएगा, जो लिखवाए उसके नीचे फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत बच्चों का ये क्लास छूटा होगा, इसको जरूर कर लीजिएगा आप लोग, जो मैं करवा रहा हूं। ठीक है, दूसरा में है प्रादेशिक विश्लेषण। जो दूसरा आपका उपागम है प्रादेशिक विश्लेषण, ये कैसा अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी का? ह्यूमन ज्योग्राफी का ये भी एक अप्रोच है, उपागम है नहीं? इसमें क्या होती हैं? ठीक है, तो मानव भूगोल के, ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा आप लोग। मानव भूगोल के इस उपागम का विकास है ना, इस उपागम का विकास कब हुआ? तो उत्तर उपनिवेश युग में हुआ। यानी जैसे जैसे लोग उपनिवेश बना रहे थे, बाद में क्या हुआ, सारे उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे, है ना, सारे उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे, और जो वो देश थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। तो उपनिवेश जब बनाने का समय था, उसके बाद का जो समय आया पूरे विश्व में, उसी को बोला जाता है उत्तर उपनिवेश युग, यानी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म एज। और उस समय मानव भूगोल में इस संकल्पना का विकास हुआ, इस अप्रोच का विकास हुआ। देखिए, ठीक है, अब देखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिखते जाइएगा। अब देखते हैं, आप पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं इसके बाद, कि इस उपागम के अंतर्गत प्रदेश के सभी पक्षों को विस्तृत विश्लेषण या वर्णन किया जाता है। ठीक है, कोई भी प्रदेश हो, भौतिक प्रदेश हो, ठीक है, या फिर मैदानी प्रदेश हो। भौतिक प्रदेश के अंतर बहुत सारे आएंगे, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, जो भी प्रदेश हो, ठीक है, तो उनका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया और विश्लेषण किया गया। ठीक है, इस उपागम के तहत किसी भी प्रदेश के विश्लेषण, इस उपागम के तहत किसी भी प्रदेश के विश्लेषण के पश्चात, ठीक है, पूरी की पूरी पृथ्वी को, ठीक है ना, समझने में बहुत आसानी हो गई, क्योंकि पृथ्वी का जो भी भौतिक भाग है अलग अलग भौतिक इकाइयों में बटा हुआ, अलग अलग प्रदेशों में बटा हुआ है। इसलिए अलग अलग प्रदेश को उसके भौतिक विशेषताओं या प्रकृति या स्वरूप के आधार पर उसका पूरा विश्लेषण किया जाना ही प्रादेशिक विश्लेषण कहलाता है। इस प्रकार इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अब परिभाषा लिख सकते हैं प्रादेशिक विश्लेषण का, कि प्रादेशिक विश्लेषण मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है जिसमें कि
ठीक है, एक ऐसा उपागम, ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसा विश्लेषण आधारित उपागम है, ठीक है, यह अवधारणा है जिसमें किसी निश्चित प्रदेश का, जिसमें किसी निश्चित प्रदेश का सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम वर्णन किया जाता है और बृहद स्तर पर किया जाता है। तो ये हो गया प्रादेशिक विश्लेषण का आपका व्याख्या परिभाषा। ठीक है, लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो आप लोग। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट थोड़ा सा बना लीजिए आप लोग। तो प्रादेशिक विश्लेषण है क्या? तो मानव भूगोल का एक उपागम है, मानव भूगोल का उपागम है। ठीक है, अब इस मानव भूगोल का उपागम है, अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? ये विकसित कब हुआ? इसमें दो चीजें हम लोग देखेंगे, कब से विकसित हुआ और इसमें मुख्य पक्ष क्या है। सो तो विकास काल इसका देखेंगे हम लोग, और मुख्य पक्ष, मुख्य पक्ष। तो विकास काल कब है अभी बताएं? उत्तर उपनिवेशिक, उत्तर उपनिवेश युग है ना, उत्तर उपनिवेश युग, उपनिवेश युग। ठीक है, अब इसका मुख्य पक्ष क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो याद करिए, अभी हम बताएं इसमें जो चीजें मैं परिभाषित करवाए उसी को लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, निश्चित प्रदेश का सूक्ष्मतम वर्णन, कोई भी निश्चित प्रदेश का, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, उसका सूक्ष्मतम वर्णन करना है। तो किसी निश्चित प्रदेश का प्रदेश का सूक्ष्मतम वर्णन था, वर्णन या विश्लेषण। अब इसमें अगर सूक्ष्मतम किया जाएगा तो किस किस चीज पे किया जाएगा? तो देख लेते हैं। प्रदेश का निर्धारण, यानी वो कौन सा प्रदेश है उसका निर्धारण किया जाएगा। प्रदेश का निर्धारण, भौतिक प्रदेश है, किस प्रकार का भौतिक प्रदेश है, तो उसके लिए कोई आधार बनाया जाएगा, उस आधार पर उसको हम लोग निर्धारित करेंगे। कोई आधार, भौतिक के आधार पर तो मैदानी है, पर्वतीय है, पठारी है, किस प्रकार। दूसरा है प्रदेश का वर्गीकरण, पहले तो निर्धारण करेंगे किस प्रकार का है, उसके बाद अगर वो आ गया तो उसको फिर हम लोग वर्गी क्लासिफाइड करेंगे, प्रदेश का वर्गीकरण। ठीक, और लास्ट में करेंगे सूक्ष्मतम वर्णन हम किस प्रकार से, तो प्रदेश की विशेषताएं बता देंगे हम लोग कि प्रदेश की विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये हो गया बाबू आप लोगों का दूसरा भी कॉन्सेप्ट। तो प्रादेशिक विश्लेषण क्या है? मानव भूगोल का एक ऐसा उपागम है जिसका विकास उत्तर उपनिवेश युग में हुआ है, जिसमें किसी निश्चित प्रदेश का सूक्ष्मतम वर्णन किया जाता है, और वह किया जाता है किसी प्रदेश का कैसा प्रदेश है उसका निर्धारण करने के संदर्भ में, प्रदेश का वर्गीकरण करने के संदर्भ में, और प्रदेश की विशेषताओं को बताने के संदर्भ में। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी दूसरा अप्रोच। अब हम लोग चलेंगे तीसरा, तीसरा जो अप्रोच है, और वो है क्षेत्रीय विभेदन। तीसरा क्या है? क्षेत्रीय एरियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में। तो क्षेत्रीय विभेदन चलेंगे हम लोग। ये क्षेत्रीय विभेदन क्या है? ठीक है, तो दूसरा उपागम हो गया। तीसरा उपागम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्लास लंबा हो रहा है थोड़ा। तीसरा उपागम देखते हैं, और यह है क्षेत्रीय विभेदन। क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रीय विभेदन। ठीक है, ये क्षेत्रीय विभेदन क्या है? अभी तो हम लोग देखें प्रादेशिक विश्लेषण, किसी भी प्रदेश का विश्लेषण करना सूक्ष्मतम स्तर पर, पूरा सारा का सारा चीज उस प्रदेश के बारे में जान लेना। ठीक है ना। क्षेत्रीय विभेदन भी मानव भूगोल का ही एक उपागम है, और इसमें क्या किया जाता है, किसी क्षेत्र प्रदेश की कुछ स्पेसिफिक जो गुण होता है या विशेषता होता है
वह उस क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग करता है। तो क्षेत्रीय विभेदन से तात्पर्य मानव भूगोल के उस उपागम से है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट विशेषताओं या गुणों के आधार पर उसे किसी अन्य क्षेत्र से अलग करने की बात की जाती है। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, कोई मान लीजिए कि बंजर क्षेत्र है या कोई बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा उपजाऊपन है, तो बोला जाएगा कि उपजाऊ के दृष्टिकोण से वो अन्य क्षेत्रों से अपने आप को क्षेत्रीय विभेदन का गुण लिए हुए हैं। ठीक है, एक मैं सपोज एग्जांपल बताया आपको समझने के लिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, क्षेत्रीय विभेदन मानव भूगोल की एक ऐसी महत्वपूर्ण उपागम है जिसका विकास, ठीक है ना, इसमें भी हम लोग देखेंगे विकास, जिसका विकास अंतर युद्ध अवधि के मध्य, जिसका विकास काल है ना, जिसका विकास आप लोग लिख लीजिए पहले, जिसका विकास अंतर युद्ध अवधि, अंतर युद्ध अवधि मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इसका हुआ, तो वही बोला गया है जिसका विकास अंतर युद्ध अवधि के मध्य 1930 के दशक में हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास 1930 के दशक में हुआ। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, इस उपागम के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि, इस बात पर बल दिया गया कि के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं इसको, कि कोई एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों भिन्न है ना। क्षेत्रीय विभेदन क्या बात करता है कि कोई एक प्रदेश किसी अन्य प्रदेश से किस प्रकार से और क्यों भिन्न है, यह बताया गया क्षेत्रीय विभेदन में। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके फिर आप लिखिए, अतः स्पष्ट है कि क्षेत्रीय विभेदन किसी भी प्रदेश की विलक्षण गुण की पहचान करता है, विलक्षण गुण की पहचान करता है। ठीक है, ये हो गया। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए यहाँ पे, और आप कंप्लीट लिख लिए होंगे तो उसके बाद फ्लो चार्ट एक बना लीजिए। फ्लो चार्ट करने के बाद आप चीजें और क्लियर हो जाती हैं। तो इसका विकास काल कब है देख लेते हैं हम लोग। इसका विकास काल कब है अभी बताएं। अंतर युद्ध अवधि है ना, अंतर युद्ध अवधि में, अंतर युद्ध अवधि, और वो अवधि कब था तो 1930 का दशक, 1930 का दशक, 1930 का दशक। ठीक है, अब देखते हैं कि विकास काल हम लोग देख लिए, अब इसके मुख्य पक्षों को देखेंगे। इसके मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं। मुख्य पक्ष क्या है, तो पहला भी बताएं, किसी प्रदेश की कोई अन्य प्रदेश क्यों और कैसे अलग है ना। कोई प्रदेश, इसमें क्या बताया गया है, कोई निश्चित प्रदेश, निश्चित प्रदेश किसी अन्य प्रदेश से क्यों और कैसे भिन्न है, भिन्न है। पहला चीज ये बताया गया इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया कि किसी भी प्रदेश का विलक्षण गुण, प्रदेश की विलक्षण गुण को दिखाना, प्रदेश की विलक्षण या विशिष्ट गुण, विलक्षण गुण अथवा विशिष्ट गुण को बताना, तो ये चीजें हो गई।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये चीजें आप लोग कर लिए, इसको कर लीजिएगा। आगे जो है, अगला जो है वो है आपका प्रादेशिक विश्लेषण हो गया, क्षेत्रीय विभाजन हो गया, ठीक है ना। अगला जो आएगा स्थानिक संगठन। स्थानिक संगठन क्या है तो उसको भी आप लोग लिख लीजिए, स्थानिक संगठन को, ठीक है ना। तो स्थानिक संगठन को अगला जो है आपका कॉन्सेप्ट वो है स्थानिक संगठन। लिखते जाइएगा आप लोग, बहुत बेटर तरीके से बताया जा रहा है। जिनका भी वो, चाहे मेरे विद्यालय के बच्चे हों या किसी और के भी 12th क्लास के जो भी हों, चाहे वो सीबीएसई के ही क्यों ना हो, उनको समझने में चीजें बहुत आसानी होंगी अगर वो भी देखेंगे तो, ठीक है। तो इसमें देखिए स्थानिक संगठन, इसको बोलते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में, स्थानिक संगठन। तो चौथा जो संकल्पना है स्थानिक संगठन, स्थानिक संगठन, ओ सॉरी स्थानिक संगठन होगा, गठन हम कर दिए, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, मैं कॉम्पोजिशन वाला लिख दिया था, स्थानिक संगठन, ठीक। लिखते जाइए इसको आप लोग, ये है क्या उसी प्रकार। तो स्थानिक संगठन मानव भूगोल की एक ऐसी संकल्पना अथवा उपागम है, लिखते जाइएगा, परिभाषा मैं बता रहा हूं। तो स्थानिक संगठन मानव भूगोल की एक ऐसी संकल्पना अथवा उपागम है जिसके अंतर्गत सामान्यता कंप्यूटर, ध्यान से, जिसके अंतर्गत सामान्यतः कंप्यूटर एवं संशोधित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, संशोधित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह हो गया इसका परिभाषा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि स्थानिक संगठन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं का महत्व दिया जाता है। स्थानिक संगठन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, ठीक है। पहला लिखिए, भौतिक नियमों द्वारा मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण, भौतिक नियमों द्वारा मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण मानचित्र अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है। यह पहला चीज किया जाएगा इसमें। दूसरा लिखिए, इस उपागम का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न मानवीय क्रियाओं को मानचित्र कला के माध्यम से चिन्हित करना एवं उनका उपयोग को स्थापित करना है, ठीक है। इसमें फ्लो चार्ट देने की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल में लिखवा चुका हूं, ठीक है ना। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे नहीं, अगर आ गए तो आप इतना लिखिएगा काफी है। अगला देखेंगे हम लोग, अगला जो कॉन्सेप्ट है, उपागम है, पांचवा, वो है मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी। मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी। ये क्या है, ठीक है। देखिए, तो ये सब क्या है, ये सब आपका मानव भूगोल में इंप्लीमेंट करने वाले अप्रोच हैं, ठीक है।
मानवतावादी मतलब कि मानव के कल्याण से संबंधित जितनी भी चीजें का वर्णन किया जाएगा मानव भूगोल में, वो सभी मानवतावादी के अंतर्गत आता है। आमूलवादी मतलब होता है, इसको क्रांतिकारी भी बोलते हैं, रेडिकल, यानी कि एकदम क्रांति रूप से बदलाव करना, भूगोल में क्रांतिकारी रूप से कोई भी चीजों को बदलाव करना। और तीसरा है व्यवहारवादी, यानी हम अपने जीवन में जो चीजों को करते हैं उन चीजों को भूगोल में हम पढ़ें, उसी को व्यवहार में लाएं, तो वही मानव भूगोल में बोलता है। तो इसको परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। मानवतावादी, आमूलवादी, परिभाषा लिखवा रहे हैं, मानवतावादी, आमूलवादी एवं व्यवहारवादी मानव भूगोल के उन उपागमों को कहते हैं जो 1970 के दशक में, जो 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध विकसित हुए थे। परिभाषा बंद। ठीक है, तो मानवतावादी, आमूलवादी एवं व्यवहारवादी मानव भूगोल के उन उपागमों को कहते हैं जो 1970 के दशक के बाद मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध विकसित हुए थे। मात्रात्मक क्रांति क्या है? तो भूगोल में गणितीय या सांख्यिकीय तत्वों का अध्ययन करना मात्रात्मक क्रांति है। तो इसके उल्टा बोल रहा है, यानी भूगोल में मैथ्स, स्टैटिक्स, मानचित्र कला को छोड़कर मानव से संबंधित चीजों को करना, है ना। तो 1970 के दशक में, उससे पहले मात्रात्मक क्रांति का विकास हुआ था 1960 में भूगोल में। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपरोक्त तीनों विचारधाराओं का जन्म मात्रात्मक क्रांति के प्रतिक्रिया स्वरूप 1970 के दशक में हुआ। ठीक है, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके कि मानवतावादी, आमूलवादी एवं व्यवहारवादी विचारधाराओं के अंतर्गत मानवीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलुओं पर विशेष रूप से जोर दिया गया, है ना। फिर से पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, यहां यह उल्लेखनीय है कि मानव भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत, बता दे रहे हैं लास्ट में, यहां यह उल्लेखनीय है कि मानव भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत सांख्यिकीय एवं गणितीय अध्ययन पर जोर दिया जाता था। तो ये हो गया आपका इन तीनों का विचारधारा। मात्रात्मक क्रांति में गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का जोर, जबकि इसके अगेंस्ट विकसित हुआ मानव का सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन, है ना। इसमें लास्ट जो है आपका उत्तर आधुनिकवाद। अगला जो है लास्ट आपका जो है छठा उपागम, और वो है उत्तर आधुनिकवाद। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है, इसमें लिख लीजिए उत्तर आधुनिक, यानी आधुनिक समय के बाद, यानी अभी के जो समय में आया है वो चीजें 1990 के दशक के बाद। परिभाषा लिखिए इसका जल्दी से। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद 1990 के दशक में विकसित मानव भूगोल की एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत आधुनिक युग के पश्चात भौगोलिक क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। यानी 1990 के दशक के बाद जो भी भौगोलिक क्रियाकलाप हुए उनको मानव भूगोल में शामिल किया गया, उसे ही भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद कहा गया। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके आप लिख सकते हैं, इस विचारधारा के अंतर्गत इससे पहले की सभी विचारधाराओं की कमियों को रेखांकित किया जाने लगा। जो भी कमियां था सबको बताया जाने लगा, है ना। तो ये सारी विचारधाराएं कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसका विषय क्षेत्र और प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करके चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। लंबा वीडियो हो गया है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसको कर लेंगे। धन्यवाद।
नेक्स्ट चैप्टर से जो होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जनसंख्या से संबंधित। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें जो बाहर में काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जो किसी कारणवश से विद्यालय रेगुलरली नहीं आ पाते हैं, या फिर उनको भी आप कर सकते हैं जो आते हैं लेकिन अगर विद्यालय में ढंग से नहीं समझ में आ रहा होगा तो इससे वो अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। गुड नाइट सब।